हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2024 और आज के जो भी मेन करंट अफेयर्स है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स है मैमोग्राफी के ऊपर। तो मैमोग्राफी क्या है? ये एक तरह का मेथड है मेडिकल साइंस में जिससे कि हम बहुत सारे चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कैल्शियम बिल्डअप हो जाए आर्टरीज़ में ब्रेस्ट के तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक तरह का ये एक्सरे इमेजिंग मेथड है जिससे हम ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें कैंसर के सिम्टम्स हो तो, या और भी ब्रेस्ट डिजीज़ का भी हम पता लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स जैसे डेवलप होता है तो वो भी हम मैमोग्राफी से पता लगा सकते हैं। और जो इमेज डेवलप होता है ये मैमोग्राफी के मेथड से, उसे हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये सिर्फ आपका डिजीज़ ही डिटेक्ट करने के लिए हेल्प नहीं करता, ये एबनॉर्मेलिटीज़ भी बता सकता है। कैसा कैसा एबनॉर्मेलिटीज़? तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि लंप बन जाना ब्रेस्ट में, पेन होना, निपल डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट का स्किन कलर चेंज होना, तो ये भी हम डायग्नोस कर सकते हैं मैमोग्राम के हेल्प से। यहाँ पे मैमोग्राम के हेल्प से ये सब भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो ये काम ऐसे करता है कि जो पेशेंट है, ये पेशेंट का ब्रेस्ट को एक फ्लैट सरफेस पे प्लेस करेंगे। उसके बाद एक पैरेलल प्लेट से उसको जब हम प्लेस करेंगे उसको पैडल बोलते हैं। फिर एक एक्सरे मशीन जो होगा वो स्मॉल बर्स्ट ऑफ एक्सरेज इस पे ये स्प्रेड करेगा और ये पास थ्रू होगा आपका ब्रेस्ट से, और उसके बाद वो एक डिटेक्टर में लोकेट हो जाएगा अपोजिट साइड में जो होगा। उसके बाद जब वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा तो जो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट है वो एक्सरेज को कैप्चर करेगा इमेज के फॉर्म में, और उसके बाद उस इमेज को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के हेल्प से कंप्यूटर या डिजिटल इमेज बना करके डॉक्टर के सामने रखेगा और डॉक्टर एग्जामिन करेगा कि लंप है या कैंसर सेल्स डेवलप हो रहा है या स्किन में चेंजेस आ रहा है। तो इसके हेल्प से हम एक तरह से ब्रेस्ट कैंसर से फाइट कर सकते हैं। काफ़ी रिवॉल्यूशनरी ब्रेक थ्रू है मेडिकल साइंस के फील्ड में, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड करंट अफेयर के ऊपर। तो ये आपका गोपालपुर जो है वो न्यूज़ में है। इसको अडानी पोर्ट ने ये एक्वायर किया है 95% ऑफ इक्विटी शेयर लेकर के इसका। और ध्यान रखना है ये डीप ड्राफ्ट मल्टी कार्गो पोर्ट है, ठीक है, और ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, मतलब उड़ीसा में लोकेटेड है। और इसका जो कार्गो कैपेसिटी हैंडल करने का कैपेसिटी है वो है 20 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ध्यान रखना है पर एनम है 20 मिलियन मेट्रिक टन। और जो ये गोपालपुर पोर्ट है वो आपका लोकेटेड है बिटवीन पारादीप पोर्ट एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, ये दोनों के बीच में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, पलामू टाइगर रिज़र्व आपका न्यूज़ में था। तो ये पलामू टाइगर रिज़र्व क्यों न्यूज़ में था? तो यहाँ पे जो पलामू टाइगर रिज़र्व के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको नक्सल वाद के थोड़े से ये साइंस मिले हैं। वहाँ पे नक्सल ने कुछ बना करके खाया है होगा, मतलब ह्यूमन साइंस मिले हैं कि यहाँ कुछ जला करके खाना वाना बना खाए हैं लोग, तो इन्हें इतना भी डर नहीं है कि वहाँ टाइगर है पलामू टाइगर रिज़र्व में। वैसे पलामू टाइगर रिज़र्व में ज़्यादा टाइगर नहीं मिला है, अभी 1 या 2 ही है, अभी हाल के टाइगर सेंसस में पता चला था। हाँ, तो इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये वेस्ट साइड ऑफ लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में लोकेटेड है। और ये पलामू टाइगर रिज़र्व जो है ये बेतला नेशनल पार्क का ही पार्ट है। ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क है। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इस पलामू टाइगर रिज़र्व से वो ये है कि ये वन ऑफ द 9 टाइगर रिज़र्व है जो कंट्री में बनाया गया था एट द इंसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था ना, तब ये एक टाइगर रिज़र्व बनाया गया था आउट ऑफ द 9 टाइगर रिज़र्व। और ये
पहला टाइगर रिजर्व है दुनिया में जहाँ पे टाइगर सेंसस कैरी किया गया था पग मार्क टेक्निक के हेल्प से। जो पग होता है वो माना जाता है कि हर टाइगर का एक यूनिक पग मार्क होता है। जैसे हर एक ह्यूमन बींग का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही टाइगर का एक यूनिक पग मार्क होता है। तो उससे सबसे पहली बार यहीं पे टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया गया था। कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की, 3 रिवर है, नॉर्थ कोयल, औरंगा एंड भूरा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोयल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए नॉर्थ कोयल को याद रखना है कि ये पलामू टाइगर रिजर्व से पास होती है, मतलब पलामू प्लेटू से। अब फौना देख लेते हैं कुछ। तो टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, ग्रे वुल्फ, गौर भी है, स्लॉथ बियर भी मिलता है, 4 हॉर्न एंटीलोप, इंडियन रैटल, इंडियन ऑटर और इंडियन पेंगोलिन भी मिलता है। तो ये पेंगोलिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्लोरा है कुछ, शोरिया रोबस्टा एंड मधुका इंडिका नाम की, और भी बहुत सारी हैं, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। हाँ, NTCA के बारे में जान लेते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और ये जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था NTCA को 2006 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ठीक है, ध्यान रखना है कि कब स्टैब्लिश किया गया था। अब आते हैं गोरिल्लाज न्यूज़ में थे। तो साइंटिस्ट किस लिए न्यूज़ में थे, तो साइंटिस्ट ने अभी ये पाया है कि जो फ्यूचर ड्रग डिस्कवरीज है वो जो सेल्फ मेडिकेटिंग बिहेवियर होती है गोरिल्लाज की, उसके हेल्प से हम काफ़ी और भी ड्रग डेवलप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब गोरिल्लाज के बारे में जान लेते हैं। तो गोरिल्ला जो है वो लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट एप्स हैं, और कुल मिला के 5 स्पीशीज़ है ग्रेट एप्स की। कौन कौन सी हैं, तो एक गोरिल्ला है, एक ओरंगुटैन है, चिंपैंजी हैं, बोनोबो हैं और ह्यूमन बीइंग, हम भी एक ग्रेट एप्स में ही आते हैं। ध्यान रखिएगा, गोरिल्लाज जो है वो 98.3% ऑफ देयर जेनेटिक कोड हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, और ये जो है 3rd क्लोजेस्ट जेनेटिक कोड हमारे साथ शेयर करते हैं। वो पहला जो है वो चिंपैंजी शेयर करते हैं, फिर बोनोबोज। गोरिल्ला जो है वो हमारे साथ एज अ कॉमन एंसेस्टर शेयर करते थे 10 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब हम भी, हमारे एंसेस्टर जो थे वो और गोरिल्ला के जो एंसेस्टर थे 10 मिलियन ईयर अगो पहले बिल्कुल सेम थे। ठीक है, 2 गोरिल्ला स्पीशीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, एक ईस्टर्न गोरिल्ला और एक वेस्टर्न गोरिल्ला। और ये जो गोरिल्ला का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका है, ये अफ्रीका में ही मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न गोरिल्ला के ये 2 स्पीशीज़ में बटे हुए हैं। ये फीचर्स देख लेते हैं। तो काफ़ी लार्ज और पावरफुल एनिमल है ये, इनफैक्ट ये तो टाइगर से भी लड़ जाएं, इतने पावरफुल होते हैं। और ये इनका चेस्ट भी काफ़ी बड़ा होता है, बहुत ब्रॉड होता है शोल्डर, और ये अपने चेस्ट में हवा भर करके उसे पीटते हैं, जिससे डमरू का साउंड आता है। आपने डमरू सुना होगा ना, वैसा साउंड। और जो मेल है वो दुगने हैवी होते हैं फीमेल के मुकाबले, और जो हाइट है वो भी 1.7 मीटर तक हाइट होता है, और वेट जो है 135 से 220 kg, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से डबल आप बोल सकते हैं कि वेट होता है इनका डार्क स्किन होता है और ब्लैक टू ब्राउन ग्रे हेयर भी होता है। IUCN स्टेटस बहुत ध्यान में रखना है। दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न गोरिल्ला स्पीशीज़ जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ध्यान रखेंगे कि इन्हें कंजर्वेशन का ज़रूरत है, बिकॉज ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्ज़र्व किया गया। तो कर्नाटका में आपका एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड भी बनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी में, जहां 2500 किलोमीटर लॉन्ग ह्यूमन चेन का ये मतलब देखने को मिला, 2500 किलोमीटर ह्यूमन चेन। और ये दिखाता है इक्वालिटी, यूनियन, फ्रेटर्निटी एंड ऑफ इंडिया, और गवर्नेंस भी दिखाता है कि इंडिया में कितना इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। ये एनुअल सेलिब्रेशन है, हर 15 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है।
ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे इस्टेब्लिश किया था ईयर 2007 में, और 15 सितंबर इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि ये कोइंसाइड करता है आपका एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी दिया गया था जिनेवा में 15 सितंबर 1997 को। और अब ये आपका इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट के ऊपर। मतलब इंडिया का जैसे पार्लियामेंट है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट हो गया, यूएसए का आपका सेनेट और ये वॉशिंगटन हो गया, तो वो सब का पार्लियामेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ की पॉइंट्स देख सकते हैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के। तो आईपीयू जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट्स का, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1889 में पेरिस के अंदर। आगे बढ़ते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट से। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो इंडियन नेवी ने मिलके डीआरडीओ के साथ इसका सक्सेसफुल लॉन्च किया है। कहाँ से किया है, तो चांदीपुर से किया है, उड़ीसा कोस्ट के, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है, तो डीआरडीओ ने ही किया है इसे डेवलप, VLSR सैम। ये थोड़े से इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जो वेपन सिस्टम है वो शिप बोर्न है, शिप के ऊपर से इसे यूज़ करते हैं हम, और ये न्यूट्रलाइज कर सकता है थ्रेट्स लाइक क्लोज रेंज और सी स्किमिंग टारगेट भी ये अटैक कर सकता है, मतलब जो सी में फ्लोट करके आ रही हैं, जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, उसे भी अटैक कर सकता है। अब फीचर देखते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है एयरबॉर्न टारगेट को, क्लोज रेंज कोई भी टारगेट है उसको भी, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, इनकमिंग मिसाइल को भी ये टारगेट कर सकता है। और ये जो है एडवांस गाइडेड सिस्टम से लैस है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। हमारा डीआरडीओ है ही इतना ज़्यादा प्रिसाइज और इतना ज़्यादा रिसोर्सफुल कि अब हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, इंडिजीनियस हो रहे हैं बिल्कुल डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामला में। आगे बढ़ते हैं, भास्कर प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। ये किस लिए लॉन्च किया है, तो ये एक भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इससे क्या पता लगता है कि जो स्टार्टअप है इंडिया में वो काफ़ी बूम कर रहा है, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये आपको ये लॉन्च किया है आपका भास्कर प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा भास्कर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये इसको एज अ सेंट्रलाइज्ड वे में डिज़ाइन किया गया है, जो स्ट्रीमलाइन करेगा आपका कोलैबोरेशन। किसके साथ कोलैबोरेशन, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर। अब मान लीजिए जब आप कोई एंटरप्रेन्योर आइडिया लाते हैं, तो आप अकेले तो उसको ये नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, एंजल इन्वेस्टर चाहिए होंगे, आपको पैसा चाहिए होगा, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कभी कभी लगता है। तो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर होगा वो सब कोई होगा, जो स्टार्टअप शुरू किया है, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है, कभी कभी गवर्नमेंट बॉडीज़ भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो वो सब जो स्टेक होल्डर हैं उनका सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारा जो उनके डेटा है, वो आपका भास्कर प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ रिपोजिटरी रहेगा। अब प्राइमरी गोल क्या है भास्कर का, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री बनाना, एंटरप्रेन्योर से लेकर के जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसका लार्जेस्ट रजिस्ट्री बनाना वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का। इसका फीचर क्या है, तो नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन है, ब्रिज करेगा ये गैप बिटवीन स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर, मेंटोर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। जैसे कि बात की है मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, मुझे इन्वेस्टर चाहिए, तो मैंने अपने स्टार्टअप को लिस्ट कर दिया यहाँ भास्कर प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे लिस्टेड है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। मुझे मेंटोरशिप चाहिए होगा, किसी का गाइडेंस चाहिए होगा, तो मेंटोर को भी यहाँ पे नेटवर्किंग कराएगा, कोलैबोरेशन कराएगा। और मेरे को इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से मिल सकता है। एक तरह से लिंकेड नहीं होता है, वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आपको कंबाइंड मिलेंगे।
यहाँ पे जो है ये सेंट्रलाइज एक्सेस टू रिसोर्सेज भी देता है, प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे एक आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी क्रिएट करेगा हर एक स्टेक होल्डर का, जिसको भास्कर आईडी कहेंगे हम लोग। ठीक है, भास्कर आईडी बना करके देगा हर एक स्टेक होल्डर को। तो बस इतना ही था आज के करंट अफेयर्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।